हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी किसकी तो बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर और डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है आपको एग्जाम का डेट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर नहीं किया, तो दबा के इसको शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। कन्नौज पर चलिए 76 में आपकी क्लास स्टार्ट है। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला था, बताइए। इसका राइट आंसर, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पाल, राष्ट्रकूट और जो है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, पाल, राष्ट्रकूट तथा गुर्जर प्रतिहार के बीच में जो है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। ठीक, कन्नौज को लेकर लंबे समय लगभग जो है 200 वर्षों तक जो है त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के बीच चला। ठीक है, यह संघर्ष जो 8वीं शताब्दी के मध्य में कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुआ था। इसकी शुरुआत जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने की थी और इसकी समाप्ति भी जो है गुर्जर प्रतिहारियों ने ही की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 77 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 78 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो चोल मंदिर जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये वाला जो कथन दिया गया इसके बारे में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना। चोल मंदिर जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये मंदिर जो है ट्रस्टी की भांति कार्य करते थे। ठीक है, तथा इन अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन भी करते थे। चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों एवं मंदिरों को अत्यधिक भूमि दान में दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, 79 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का क्या देगा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, बताइए। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में आपका जो कथन दिया गया है ये आपका सही हो। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर जो है बल देते थे। ये वाला जो कथन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख जो है महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 80 नंबर, बजट होता है क्या। बजट आपका क्या होता है। तो बजट आपका होता है साथियों वित्तीय प्रशासन का अंग। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बजट हमारा जो है वित्तीय प्रशासन का अंग होता है। चलिए 81 आपके सामने दिया, तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तप्तद्वीप शब्द जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महानगर। ठीक है,
कौन से महानगर से, तो उष्ण महानगर से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। तप्तद्वीप शब्द जो उष्ण महानगर से संबंधित है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ का तापमान जो है अन्य क्षेत्रों से अधिक होता है, ये मानव जीवन के लिए जो है हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर होगा निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। बताइए, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाइए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, पहले आता है आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका शोषण का अधिकार आता है 23 से 24 में। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आपका होता है साथियों 29 से लेके 30 में। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए। यानी कि पहले पे आपका सी आएगा, फिर हमारा ए आएगा, फिर हमारा बी आएगा और लास्ट में हमारा डी आएगा। ठीक, क्लियर सभी को? तो सी ए बी डी, सी ए बी डी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 83 नंबर, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को रिक्त स्थान, बताइए क्या होता है? हाँ, इसमें हमने हमारे बीच में कुछ छूटा था ना, देखिए क्या होगा। 14 से 18 होगा, 19 से 22 होगा, 23 से 24 होगा, उसके बाद 25 से हमारा छूट गया, 25 से 28 तक छूटा है ना। तो देखिए 25 से 28 में 25 से 28 तक। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद हमारा एक और होता है अनुच्छेद 32। ठीक है, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा पूरा मौलिक अधिकार आपको बता दिया गया है, कौन से कितने अनुच्छेद में, किस किस अनुच्छेद में कौन कौन सा मौलिक अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बहुत ही जल्दी, फटाक से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को क्या होता है? तो भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को जो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, लोकसभा या राज्यसभा में जो है पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को केवल जो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इतने याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार एक दशा में प्रयोग में लाया गया था, कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वनस्पति कृषि जो है, जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों में थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देश आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले भाग। ठीक है, जो है मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि ए और बी आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर सुकेश का जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित होते हैं, अर्थात इनमें जो मानव अधिकार संबंधी प्रावधान उपबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं शामिल होते हैं, मौलिक अधिकार इसमें जो है शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से आपका 86 नंबर, रिक्त स्थान भारत सरकार के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं कौन? बताइए, रिक्त स्थान जो है भारत सरकार के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, कैबिनेट सचिव जो है भारत सरकार के शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड
कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं के प्रमुख होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को रिक्त स्थान के समक्ष दायर किया जा सकता है, किसके समक्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को जो है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है दायर किया जा सकता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 71 में किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 71 में किया गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा, अतः विकल्प एक जो आपका दिया गया संबंध आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88वां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 43A, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिकों भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। इसमें यह उल्लेखित है कि राज्य जो है उपयुक्त कानून द्वारा या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए जो है कदम उठाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर टैक्स यानी कि कर जो है राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत जो है 66 विषय थे। ठीक है, वर्तमान समय में इसके जो है 62 विषय हैं। ठीक है, संविधान में कुल आपकी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। 90 नंबर, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान का रिक्त स्थान अनुसूची में उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। इनमें सीटों का आवंटन जो है जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सर्वाधिक सीटें राज्यसभा एवं लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर, बता देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता था, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों इसने जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। ये वाला कार्य जो है संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट आंसर। संविधान सभा ने प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव नहीं किया था, जबकि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की अंगीकृत करने का कार्य जो है संविधान सभा ने किया था। तो आपका एक विकल्प जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ध्यान से। 92 नंबर, कोरिंगा गरान वन कहाँ है, बताइए। कोरिंगा गरान वन कहाँ पे है? तो कोरिंगा गरान वन आपका जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा फैलाव क्षेत्र है। यहाँ जो है 24 से अधिक मैंग्रोव वन प्रजातियां तथा 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका विस्तार जो है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 93, ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थान समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्ति करती है। भारत का केंद्रीय सत्कर्ता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है और इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। व्यक्तिगत ऋण पर जो ब्याज है आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं है, अर्थात आयकर की गणना करते समय व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज को जो है घटाया नहीं जाता, जबकि अन्य सभी को घटाया जाता है। शेष बची हुई आय पर भी
आय पर ही जो है आयकर देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत ऋण पर जो ब्याज है इसको नहीं घटाया जा सकता, इतने याद रखिएगा। बाकी सबको घटा सकते हैं लेकिन इसको नहीं घटा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 95 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। जस्ट एक मिनट। चलिएगा स्टार्ट करते हैं वापस से क्लास को। हो गया। चलिए क्या दिया गया? बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। राष्ट्रीयकरण के पहले जो है बैंकिंग सेवाएं कुछ पूंजीपतियों एवं बड़े व्यापारियों तथा किसानों तक ही सीमित थी, जिसके फलस्वरूप समाज के दो वर्गों में बहुत बड़ी आर्थिक दरार उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, इस आर्थिक विषमता को दूर करने हेतु बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों विशेषतः ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में बसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाना बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य था। ठीक है, इसके तहत जो है बैंक शाखाओं का 80 विस्तार, ग्रामीण एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंकों का प्रवेश तथा जमा राशियों का विस्तार किया गया। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 96 नंबर क्या देगा? बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसने मानी जाती है, बताइए। देखिए, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? जो फसल एक वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसको। ठीक है, जो फसल एक वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसको। ठीक है, जो फसल एक वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसे जो है अल्पकालिक फसल कहते हैं। सरकार ने अल्पकालिक फसल उगाने वाले किसानों को जो है 3 लाख रुपए तक लोन देने का कानून भी निर्मित किया है, जिससे वे कृषि कार्य को आसानी से कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 97 नंबर बताइएगा। 28 का मनोविक्षिप्तता का प्रमुख लक्षण क्या, बताइए। मनोविक्षिप्तता का मुख्य लक्षण क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मनोविक्षिप्तता का प्रमुख लक्षण अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा साथियों व्यक्ति वास्तविक तथ्यों से विमुख हो जाता है। ठीक है, वास्तविकता से विमुखता। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका मनोविक्षिप्तता में व्यक्ति जो वास्तविक तथ्यों से विमुख हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर बताइएगा। आंसर का जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है, बताइए। जन्मजात प्रेरक को क्या कहा जाता है? जन्मजात प्रेरकों में शारीरिक, प्राथमिक एवं जैविक प्रेरक तीनों आते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जन्मजात प्रेरक को देखिए शारीरिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक और जैविक प्रेरक ये तीनों आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 99 नंबर द्वितीयक समूह होते हैं क्या? तो द्वितीयक समूह उद्देश्य उन्मेषित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। द्वितीयक समूह आपके उद्देश्य उन्मेषित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 नंबर इनमें से कौन सी एक असंगठनात्मक प्रक्रिया, बताइए। इनमें से कौन सी एक आपकी असंगठनात्मक प्रक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। प्रतियोगिता आपकी एक असंगठनात्मक प्रक्रिया है, इससे मौन संघर्ष के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो क्लास को आप लोग देखिए, अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, आई होप कि आपकी आज की क्लास तो अच्छी थी। बाकी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अपनी तैयारी को आप लोग पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।